प्यारे साथियों, मैं विजय कुमार फिर से एक बार आपको स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस पे। मेरे प्यारे साथियों, आज फिर एक इतिहास का एक नए विजुअल वीडियो के साथ मैं अपने इस टारगेट क्लासेस चैनल पे आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं डेली इतिहास का एक ना एक वीडियो देता हूं जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और जितना हो सके मेरे प्यारे साथियों, मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो में कुछ त्रुटि हो तो आप लोग कमेंट में जरूर डालिएगा। मेरे प्यारे साथियों, ज्यादा टाइम न लेते हुए पिछले क्लास के कुछ बातें हम आपको याद दिलाते हैं कि भारत से द वास्को डी गामा मसाले का व्यापार करके वापस अपने देश चला गया तो यहाँ पर तबाही मचाते हुए गया था मेरे प्यारे साथियों। लेकिन उसके बारे में आज हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आज हम चर्चा करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक, यानी कि वास्को डी गामा का दूसरी बार भारत आगमन। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर करूं कि वास्को डी गामा कुल कितनी बार भारत आया था, आप लोग इस आंसर को कमेंट में डालिएगा और कमेंट के माध्यम से मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। मेरे प्यारे साथियों, वास्को डी गामा जब दूसरी बार भारत आया तो वो डेट रहने वाला है, वो समय रहने वाला है 1502। यानी कि वास्को डी गामा जब भारत से मसाले का व्यापार करके यूरोप गया और अपने यहाँ यूरोप में ले जाकर के उस मसाले के व्यापार पे क्या किया, 60 गुना मुनाफा कमाया था। कितना मुनाफा कमाया था? 60 गुना मुनाफा कमाया था मेरे प्यारे साथियों। इस बात को बहुत अच्छे ढंग से मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ, मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। मेरे प्यारे साथियों, अब एक बात बताइए, जब अपने देश इस मसाले को लेकर के अपने देश वास्को डी गामा यूरोप गया था तो यहाँ पर इतना मुनाफा देख के इनके आसपास वाले देश सोचने लगे और भारत के साथ व्यापार करने के लिए बारी बारी से यहाँ से अनेक व्यापारियों की होड़ मच गई ताकि भारत के साथ हम लोग भी क्या कर लें, व्यापार करें। मेरे प्यारे साथियों, जब वास्को डी गामा पुनः 1502 में भारत आता है तो भारत आने के बाद वो क्या करता है, केरल के यानी कि 1503 में पुर्तगाली क्या करते हैं, केरल के कोची में अपना पहली फैक्ट्री लगाते हैं। कौन? पुर्तगाली लोग केरल के कोची में यानी कि अपना पहली फैक्ट्री लगाने का काम कब करते हैं? 1503 में। मेरे प्यारे साथियों, अब आप लोग एक बात बताइए कि ये फैक्ट्री यानी कि एक गोदाम समझ रहे हैं ना, यानी कि उनको क्या करना पड़ता था, केरल यानी कि भारत में विभिन्न जगहों पर क्या करता, विभिन्न जगहों से मसाले खरीद करके किसी एक जगह पर रखना था उनको। आप लोग इसे गोदाम भी बोल सकते हैं। और वे सोचते थे कि इस गोदाम से हम मसाला को उठाएंगे और अपने देश पुनः वापस लेकर के चले जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, अच्छे से समझ में आया होगा इस बात को। मेरे प्यारे साथियों, अब आप लोग बताइए, जब वास्को डी गामा अपने देश वापस जा रहा था भारत से व्यापार करके, भारत से मसाला लेकर के, तो हम आपको उस वीडियो में बताए थे कि वह तबाही मचा करके गया था भारत से। जिससे ही मसाला खरीदा, यानी कि जमोरिन से ही मसाला खरीदा था, और जमोरिन पर ही कुछ ऐसे बम बुलेट दाग दिए ताकि जमोरिन का मृत्यु हो गया। और इस यहाँ से वापस जाते समय इस रास्ते में जितना भी मुस्लिम कंट्री था, जितने भी मुस्लिम महिला थी, जितने भी मुस्लिम लोग थे, उन लोगों को काटते हुए गया था। तो मेरे प्यारे साथियों, अब आप लोग यहाँ से एक और बात बताइए मेरे को, जब दूसरी बार वास्को डी गामा यूरोप से भारत के लिए आएगा तो क्या इसकी स्वागत करने के लिए दूसरा कोई व्यक्ति केरल के कालीकट जगह पर खड़े होंगे क्या फूलमाला लेकर के? क्योंकि यह जब पहली बार गया था भारत से तो तबाही मचा करके गया था। हम आपको ये भी बताया ना कि जब यूरोप वाले आए थे भारत तो एक और उद्देश्य से आए थे, वो विदेश से आए लोगों का धर्म को परिवर्तन कराना, और एक तो मसालों को व्यापार के लिए आए थे। इसको बहुत अच्छे से बता चुके हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब इस बात की खबर लगी यहाँ पर अरब वाले लोगों को, किस वाले लोग? अरब वाले। तो आप लोग जानते हैं कि अरब में बहुत अधिक मुसलमान लोग थे और यहाँ पर एक व्यक्ति का जन्म हुआ था जिनका नाम होने वाला है मोहम्मद पैगंबर साहब। जब मैं मध्यकालीन इतिहास पढ़ाऊंगा और बताऊंगा कि अरबों का भारत पर आक्रमण, तो मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में बहुत अच्छा से बताऊंगा मैं, क्योंकि मेरा इतिहास सिखाने का मकसद यही रहता है कि अगर मैं आपको थोड़ी बोल दूंगा, मान लीजिए 712 में
मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण किया, और 7 से 12 से पहले क्या होता था, इस बात को पहले समझना जरूरी होगा, तभी आप इतिहास को सीख सकते हैं, इतिहास को समझ सकते हैं। लेकिन अभी इस बारे में हम चर्चा नहीं करने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर एक अरब कंट्री रहता है, यानी कि अरब सागर के ऊपर, यानी कि अरब कंट्री में सबसे अधिक मुस्लिम लोग रहते थे। अब जब इस बात की खबर मिली, यानी कि भाई जब वास्को डी गामा भारत से मसाले के व्यापार करके वापस गया है, तो पूरे जितने भी मुस्लिम लोग थे उनको काटते हुए अपने देश वापस जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले तो यूरोप से जो व्यापार इस रास्ते से होता था, यानी कि सऊदी अरब के रास्ते से होता था, ये रास्ते इन लोगों ने पहले ही बंद कर दिया था, यानी कि अरब वाले लोग पहले ही उन रास्ते को बंद कर दिया था। अब यूरोप वाले व्यापार के लिए साउथ अफ्रीका के रास्ते भारत पहुंचते थे। अब यूरोप वाले लोग सोचने लगे कि हमारे ही क्षेत्र से व्यापार करके और हमारे ही लोगों पे तो इतना ज्यादा जुल्म कर रहा है। अब इन लोगों को अब एक बौखलाहट सी उत्पन्न हो गई, किसने? अरब वाले मुस्लिमों को। अब ये क्या किए, अरब वाले मुस्लिम अपने नेवी कमांडर को इस यानी कि अरब सागर यानी कि इंडियन ओशियन में तैनात कर दिए, क्योंकि इंडियन ओशियन से होकर के भारत जाया करते थे जो भी यूरोप से व्यक्ति निकलते थे भारत के लिए। अब क्या किए, ये अरब वाले लोग मेरे प्यारे साथी अपने नेवी कमांडर को इंडियन ओशियन में तैनात कर दिए। अब जो भी व्यक्ति इस यूरोप से भारत के साथ व्यापार करने के लिए आते थे, तो इनके द्वारा भेजे गए यानी कि कमांडर को रोका जाता था। यानी कि ये कमांडर जो भी यूरोप से व्यापार करने के लिए भारत के लिए निकल रहे थे, यहाँ पर उन लोगों को रोक दिया जाता था और बोला जाता था कि तू बहुत जुल्म करके मेरे मुसलमान धर्मों के लोगों के साथ गया है, तुमको हम व्यापार नहीं करने देंगे। तब मेरे प्यारे साथियों, यूरोप से एक और व्यक्ति को भेजा जाता है। अब आप लोग ध्यान से इस कंसेप्ट को सुनने का और समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। बात बता रहे हैं मेरे प्यारे साथियों 1505 का। 1505 में यूरोप से डी अल्मीड़ा नामक एक दूसरे व्यक्ति को भेजा जाता है भारत में, वो भी गवर्नर बना करके। और थोड़ा सा बात किया जाए डी अल्मीड़ा का, तो डी अल्मीड़ा एक ऐसा नाविक था, ऐसा सैनिक था कि बहुत ही दिमागदार सैनिक था। ये क्या था? बहुत ही दिमागदार नाविक था, सैनिक था, जो हर चीज को अपने दिमाग से लड़ता था, उसके बाद अपने यानी कि ताकत को यूज करता था। मेरे प्यारे साथियों, जब डी अल्मीड़ा को 1505 में भारत यानी कि यूरोप से भारत के लिए गवर्नर बनाकर भेजा गया, तो इस रास्ते से होते हुए जब डी अल्मीड़ा यहाँ इंडियन ओशियन पहुंचा, तो इंडियन ओशियन पहुंचने के बाद क्या कर रहे हैं अरब वाले लोग, इनको रोक रहे हैं कि हम तुमको भारत के साथ व्यापार नहीं करने देंगे, तो नहीं करने देंगे। ये बोला भाई डी अल्मीड़ा। अब एक और बात मेरे को बताइए, जिस चीज को भारत से इतना फायदा हो रहा है, वो शांति बैठने वाला है मेरे प्यारे साथी? नहीं बैठने वाला है। अब देखिए डी अल्मीड़ा ने यहाँ पर दिमाग लगाना स्टार्ट किया। यहाँ पर जब इंडियन ओशियन में डी अल्मीड़ा को अरब वाले लोगों के द्वारा रोक दिया गया, तो डी अल्मीड़ा बोल रहा है मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई, कि मैं आप लोगों से झगड़ा नहीं करना चाहता हूं, मैं शांति व्यापार करना चाहता हूं। मुझे आप लोगों से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, मैं भारत के साथ शांति व्यापार करना चाहता हूं। और मेरे प्यारे साथियों, अगर कोई दूसरे आदमी किसी दूसरी जगह से आकर के अगर आपके सामने रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, तो उस पर माया आ जाता है। अब क्या हुआ, अरब वाले लोगों को ये बातें, इसकी चाल समझ में नहीं, और इसके बातों में पढ़ करके इसे बोले कि ठीक है, जब आप ऐसे बोल रहे हैं हम आपको एक बार मौका देते हैं। और ये यहाँ की जो बातें सुलझाई गई, यहाँ की जो समस्या सुलझाई गई, वह एक नीति के माध्यम से मेरे प्यारे साथियों सुलझाई गई। वह नीति क्या थी? यानी कि वह नीति थी नीली पानी की नीति, यानी कि नीली पानी की नीति। मेरे प्यारे साथियों, एग्जाम भी क्वेश्चन पूछ चुका है या पूछेगा भी कि नीली पानी की नीति किसके द्वारा चलाई गई। तो नीली पानी की नीति किसके द्वारा चलाई गई थी? यानी कि डी अल्मीड़ा के द्वारा चलाई गई थी, जिसे हम ब्लू वाटर की नीति के नाम से भी जानते हैं। अब आप लोग थोड़ा सा यहाँ समझ जाइए कि नीली पानी की नीति या ब्लू वाटर पानी की नीति क्या होता है। मेरे प्यारे साथियों,
यह एक प्रकार का वैसा नीति होता है कि जिसमें समुद्र के माध्यम से शांति व्यापार किया जाता था। और यह बात भी डी अल्मीडा इंडियन ओशियन में जो अरब के लोग आए थे और इसे रोके थे, तो यह बात भी बताया था यहाँ पर डी अल्मीडा कि हम शांति व्यापार करना चाहते हैं। तो समुद्र में शांति व्यापार करना ही क्या कहलाता है? नीली पानी की नीति कहलाता है। क्या कहलाता है? नीली पानी की नीति कहलाता है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर भारत में अब बात करें कि जब प्रथम गवर्नर बनकर यूरोप से कोई व्यक्ति आया था तो 1505 में आया था और यह व्यक्ति 1509 तक भारत में रहा था। 1509 तक भारत में रहता है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम पूछता है कि भारत में प्रथम गवर्नर पुर्तगाली या यूरोप वाले कब आए थे? तो कब आए थे? 1505 से 1509 तक रहे थे और वे व्यक्ति का नाम क्या था? डी अल्मीडा। जब डी अल्मीडा पुनः यहाँ से वापस चला गया, वापस नहीं गया मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा सा एक और बात यहाँ आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, अब क्या हुआ यहाँ पर कि यहाँ पर क्या होता है कि मेरे प्यारे साथियों, ये जब कुछ समय के बाद इंडियन ओशियन में क्या करता है डी अल्मीडा? अपना एक सैनिक तैयार कर लेता है। अपना एक क्या करता है? सैनिक तैयार करता है। क्योंकि मैं पिछले बार ही पीछे बता चुका हूं कि डी अल्मीडा को एक दिमागदार सैनिक के नाम से जाना जाता था। अब यहाँ पर कुछ समय के बाद अपना एक ऐसा स्ट्रॉन्ग सैनिक तैयार कर लिया और ये अरब वाले लोगों को ही डी अल्मीडा चैलेंज कर दिया कि अब भाई जिसको भी लड़ना है वो अब लड़ने के लिए आ जाओ। जिसको भी क्या करना है? लड़ना है, तो अब लड़ने के लिए आ जाओ। क्योंकि डी अल्मीडा इस इंडियन ओशियन में अपना एक मजबूत सैनिक को तैयार कर लिया था। और जब इस बात को खबर अरब वाले को लगा तो भाई अरब वाले सोच में पड़ गए कि जो व्यक्ति मेरे से नीति यानी कि एक समझौता करके व्यापार करना चाहता था, आज वही व्यक्ति मेरे को क्या कर रहा है? चैलेंज कर रहा है। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों क्या होता है। अब यहाँ पर अरब वाले लोग आते हैं इससे क्या करने के लिए? अरब वाले लोग आते हैं यानी कि डी अल्मीडा से लड़ने के लिए। देखिए अरब वाले लोग आते हैं। आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अरब का एक यहाँ पर मित्र है जिसका नाम क्या होने वाला है? मिस्र। अब यहाँ पर अरब के एक मित्र है, इसका नाम क्या होने वाला है? मिस्र। और गुजरात के एक और शासक थे जिनका नाम था महमूद बेगड़ा। जिनका नाम था गुजरात के एक और शासक थे जिनका नाम क्या था? महमूद बेगड़ा। अगर महमूद बेगड़ा साहब को बात किया जाए तो बेगड़ा साहब के बारे में इतिहासकार ये लिखते हैं कि बेगड़ा साहब एक ऐसे जहरीले व्यक्ति थे कि उन्हें कितना हो बड़ा कीड़ा अगर काट लेता था ना मेरे प्यारे साथियों, तो ये बेगड़ा साहब नहीं मरते थे, मरना पड़ता था उस कीड़े को। क्योंकि इसमें इतना जहर था कि इतिहासकार इसको बता चुके हैं, बता रहे हैं कि इसके पास एक ऐसा जहर था, अपने आप में एक ऐसा ही जहर पाला था कि इसको कितना हूं जहरीला कोई कीड़ा काट ले तो कीड़ा मर जाता था, लेकिन बेगड़ा नहीं मरता था। मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ पर तीनों आदमी मिल करके अकेले क्या करते हैं? तीनों आदमी मिल करके इस अकेले डी अल्मीडा के सैनिक से डी अल्मीडा के सैनिकों से लड़ने का काम करते हैं। अब जब इस बोर्ड पर आप तीनों अरब वाले और मिस्र वाले और गुजरात वाले को जब देखे होंगे तो आपको लगेगा कि जरूर है कि गुजरात यानी कि अरब वाले लोग ही जीतेंगे। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर खेल होने वाला है उल्टा। ये क्या करता है? क्योंकि डी अल्मीडा इस इंडियन ओशियन में एक ऐसा मजबूत सैनिक को तैयार किया था मेरे प्यारे साथियों कि ये पूरा पहले तैयार कर लिया, उसके बाद अरब वाले को चैलेंज दिया। और इस तीनों ने क्या किया? तीनों जब मिल करके अकेले इस डी अल्मीडा से लड़ते हैं तो वो समय रहने वाला है मेरे प्यारे साथियों 1508 का समय रहने वाला है। कौन सा समय रहने वाला है? 1508 में, जिसे आप लोग पढ़े होंगे चोल का युद्ध पढ़े है ना। दरअसल आपको रीजन पता नहीं होगा, लेकिन आज ये भी क्लियर हो जाएगा कि चोल का युद्ध आखिरकार क्या था। इसे जाना जाता है चोल का युद्ध, जो 1500 कितने में हुआ था? 8 में हुआ था। ये आपका एक फैक्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? फैक्ट हो सकता है। मेरे प्यारे साथियों, इस 1508 के युद्ध में यानी कि चोल के युद्ध में क्या होता है? चोल के 2 युद्ध होता है और फर्स्ट युद्ध में डी अल्मीडा का पुत्र मारा जाता है।
डी अल्मीड़ा का पुत्र मारा जाता है। इसका पुत्र क्या हुआ, इसमें मार दिया गया और फिर 1508 में ही डी अल्मीड़ा के साथ युद्ध होता है चोल का ही, जिसमें डी अल्मीड़ा का सैनिक क्या होते हैं, विजयी होते हैं। विजयी होने के बाद अब अरब वाले को अपने मुंह मतलब लटकाए हुए वापस लौटना पड़ा, क्योंकि यहां पर बहुत ही मजबूत सैनिक को तैयार कर दिया था कौन, डी अल्मीड़ा। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर इतना कुछ लड़ाई लड़ने के बाद 1509 के बाद क्या हुआ, यानी कि 1509 में पुनः डी अल्मीड़ा वापस अपने देश यूरोप चला गया। जब वापस अपने देश यूरोप चला गया मेरे प्यारे साथियों, तो एक और व्यक्ति यहां से व्यापार के लिए यूरोप से निकलते हैं, ताकि इंडिया तक व्यापार के लिए दूसरे व्यक्ति निकलते हैं, जो समय होने वाला है। और दूसरा गवर्नर भी बोल सकते हैं, जो डी अल्मीड़ा के बाद जो यूरोप से व्यक्ति को भेजा गया भारत के व्यापार करने के लिए, वो दूसरी गवर्नर बना करके भेजा गया, जिनका नाम होने वाला है अल्बुकर्क। मेरे प्यारे साथियों, अल्बुकर्क। और ये भारत में आते हैं 1509 से 1515 तक रहते हैं। 1509 में आते हैं और 1515 में रहते हैं। और ये द्वितीय यानी कि सेकंड गवर्नर बन करके भारत में आते हैं। और कमीशन ने क्वेश्चन पूछा है कि भारत में द्वितीय गवर्नर बनकर यूरोप से कौन व्यक्ति आए थे, तो कौन आए थे, अल्बुकर्क आए थे। कौन आए थे, अल्बुकर्क आए थे, जो 1509 से लेकर 1515 तक रहे थे। मेरे प्यारे साथियों, दरअसल जब अल्बुकर्क का बात किया जाए, जो यानी कि द्वितीय गवर्नर बनकर जब भारत में अल्बुकर्क आए थे, तो इस यूरोप से निकल करके अब ये इंडिया पहुंचने वाले थे। यानी कि ये रास्ता तो एक ही था, ये वाला तो रास्ता अरब वाले बंद कर दिए थे, क्योंकि अरब वाले लोगों के साथ कुछ ऐसे तबाही यूरोप वाले कर दिए थे, जिसके वजह से अरब वाले लोगों में एक गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ था। ये वाला रास्ता इन लोगों का बंद हो गया था, और यही एक रास्ता था जो वास्को डी गामा खोज करके गया था। अब इस वाले रास्ते से एक जो अल्बुकर्क आए थे, तो डायरेक्ट पहुंचे क्या, यानी कि भारत। अब जो अल्बुकर्क पहुंचे थे मेरे प्यारे साथियों भारत, तो भारत पहुंचने के बाद ये अब केरल नहीं पहुंच रहे हैं, ये पहुंच रहे हैं कहां, गोवा। कौन, अल्बुकर्क, जो सेकंड गवर्नर बन करके भारत आए थे, यूरोप से भेजे गए थे, जिनका नाम अल्बुकर्क था। और वो 1509 में आए और 1515 तक रहे, जो डी अल्मीड़ा के बाद आए थे। और डी अल्मीड़ा जो आया था वो फर्स्ट गवर्नर बन करके यूरोप से भारत के लिए आया था। मेरे प्यारे साथियों, जब अल्बुकर्क क्या हुए, इस रास्ते से होकर के भारत पहुंचे, तो भारत के हुए केरल पहुंचे थे। कहां पहुंचे थे, केरल पहुंचे थे। और केरल क्षेत्र में यानी कि दक्षिण क्षेत्र में एक वहां पर शासन करने का काम कर रहे थे, कौन, जिनका नाम होने वाला है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर यानी कि गोवा के दक्षिणी यानी कि भारत के दक्षिणी क्षेत्र में राजा कृष्ण देव राय यहाँ पर शासन करने वाले थे, जो एक बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। अगर कृष्ण देव राय का बात किया जाए तो बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। ये अल्बुकर्क क्या होता है, इनके पास पहुंच जाता है। इसके पास पहुंचता है, किसके पास, यानी कि राजा कृष्ण देव राय के पास। अब अल्बुकर्क इस दक्षिणी क्षेत्र में जब राजा कृष्ण देव राय के पास पहुंचता है, तो यहाँ पर जाने के बाद राजा कृष्ण देव राय से बोलता है कि आप हमें अपने राज्य का एक छोटा सा टुकड़ा दे दीजिए। किनसे बोलता है, कृष्ण देव राय से बोलता है अल्बुकर्क कि आप मेरे को एक अपने राज्य का छोटा सा टुकड़ा दे दीजिए, ताकि मैं आसानी से व्यापार करूं और व्यापार करके अपने देश वापस चला जाऊं। मेरे प्यारे साथियों, ये राजा देव कृष्ण राय इस अल्बुकर्क को क्या किए, कोई भी टुकड़ा देने से इनकार कर दिए। इनकार करने का एक रीजन था, क्योंकि राजा देव कृष्ण देव राय इतने शक्तिशाली थे, और उनकी शक्ति का बात किया जाए तो उनका शक्ति क्या था, घोड़ा। क्वेश्चन भी पूछता है कि शक्ति, घोड़े की शक्तियों से किनको जाना जाता है, तो कि राजा कृष्ण देव राय को जाना जाता है। और वे शक्तिशाली घोड़े, क्योंकि जो भी युद्ध में कृष्ण देव राय जाते थे अपने घोड़े के साथ, तो घोड़े उनके इतने फास्ट रनिंग में थे, हर चीज में इतना टैलेंट भरा हुआ था घोड़ा में, कि एक घोड़े यानी कि वो तूफानी घोड़े बोल सकते हैं, यानी कि तूफानी घोड़े थे वो। मेरे प्यारे साथियों, इस बात से यानी कि कोई भी टुकड़ा देने से राजा कृष्ण देव राय अल्बुकर्क को मना कर दिए।
मेरे प्यारे साथियों, दरअसल रीजन यह था कि जो ये राजा कृष्णदेवराय थे ना, ये राजा कृष्णदेवराय गोवा से थे, इस अरब वाले से एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप रखे थे, क्योंकि जो इनके पास टैलेंट वाला घोड़ा था ना, ये अरब के लोगों से ही खरीदते थे। यानी कि कृष्णदेवराय अरब के लोगों के मित्र थे, और जो अल्बुकर्क आया था ना, यानी कि यूरोप वाले आया था, वो क्या थे, अरब के लोगों के दुश्मन थे। अब यहाँ पर राजा कृष्णदेवराय अगर इनको एक छोटा सा टुकड़ा दे देते तो अरब वाले लोग कृष्णदेवराय को घोड़ा ना देते, जिससे शक्ति कम पड़ जाता है किनका, राजा कृष्णदेवराय का। अब यहाँ पर दिमाग लगाना शुरू कर दिया अल्बुकर्क, और यानी कि बाबर ने यह खुद लिखता है कि अगर भारत में हम किसी व्यक्ति से डरने का काम करता हूं तो वह राजा देवकृष्ण राय और एक महाराणा प्रताप संगा है। अब अल्बुकर्क में इतना पावर नहीं था कि जबरदस्ती राजा कृष्णदेवराय से कोई टुकड़ा छीन ले। अब अल्बुकर्क दिमाग लगाना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि यूरोप वाले बहुत अधिक दिमाग भी लगाते थे। अब यहाँ पर यूरोप वाले क्या किए, जो अल्बुकर्क आया था वे स्टार्ट कर दिया दिमाग लगाना, कि अब ये देखने लगा कि किस क्षेत्र में किस क्षेत्र का शासक कमजोर है, किस क्षेत्र का शासक कमजोर है। तो मेरे प्यारे साथियों, इससे याद आया एक आदिल शाह, यानी कि 1510 में गोवा के शासक आदिल शाह से अल्बुकर्क ने गोवा को छीन लिया। यानी कि 1510 में गोवा के शासक आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। कौन, यानी कि अल्बुकर्क। कौन, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने गोवा के शासक आदिल शाह से 1510 में गोवा को छीन लिया। और आदिल शाह जो थे ना, वे बहुत ही कमजोर शासक थे। और क्वेश्चन हमारा पूछने का काम करता है कमीशन कि यानी कि आदिल शाह से गोवा को कौन छीना था, तो अल्बुकर्क छीना था। कब छीना था, तो 1510 में छीना था। क्या छीना था, 1510 में छीना था। मेरे प्यारे साथियों, जब ये आदिल शाह से गोवा को छीने कौन, यानी कि अल्बुकर्क, तो पुर्तगाल यानी कि यूरोप में अल्बुकर्क को वास्तविक यूरोप का वास्तविक संस्थापक के नाम से जाना गया, यानी कि संस्थापक नाविक के नाम से जाना गया। क्योंकि जो भी व्यक्ति आए थे ना, जो भी व्यक्ति यूरोप से चल करके जो भी व्यक्ति भारत में आए थे, वे केरल पहुंचे थे। लेकिन यह जो व्यक्ति था ना, यानी कि जिसका नाम अल्बुकर्क होने वाला है, वह जब यूरोप से चला ना, तो वह केरल कुछ नहीं पहुंचा कहाँ, गोवा। और गोवा में पहुंच करके अपना एक खुद का यानी कि एक खुद का क्षेत्र हासिल किया, खुद को एक गोवा का क्या बना, यानी कि नवाब बना, नवाब बोल सकते हो। और वह नवाब बना आदिल शाह को हरा करके, क्योंकि आदिल शाह बहुत कमजोर शासक थे और वे किसके क्षेत्र में आते थे, यानी कि राजा कृष्णदेवराय के क्षेत्र में आते थे। और पहले अल्बुकर्क राजा कृष्णदेव के पास ही गए थे कि आप मेरे को व्यापार करने के लिए एक छोटा सा टुकड़ा दे दीजिए। मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मेरे को सपोर्ट कीजिए। और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पुर्तगालियों यानी कि पुर्तगाली कंपनी का भारत आगमन। क्या पढ़ेंगे, पुर्तगाली कंपनी का भारत आगमन। और हमने सबसे पहले बात किया जाए तो पुर्तगाल यानी कि यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन। क्या, यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन। और सबसे आने वाली पहली यूरोप से कंपनी कोई थी तो वे पुर्तगाली कंपनी थी। आज पूरा यानी चैप्टर जितना भी हम इतिहास का पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 3 ऐसे करके दिए हैं, वो पूरा हम पुर्तगालियों के बारे में ही बताए हैं। और अगला जो होगा हमारा टॉपिक, यानी कि टॉपिक जो यूरोप से जो कंपनी आई थी, फर्स्ट पुर्तगाली कंपनी आई थी, उसके बाद डेनिश कंपनी आई थी, ब्रिटेन के लोग आए थे, फ्रांसीसी लोग आए थे, डेनमार्क के लोग आए थे। और बारी बारी से इन सभी कंपनियों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। बस तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।